एक साइड वॉर चल रहा है, क्रूड $115 हो गया, फिर भी गोल्ड 20% डाउन है। सबको ये चिंता है कि क्यों जनरली वॉर के टाइम पे गोल्ड बढ़ना चाहिए, बट इस बार वॉर आया और गोल्ड गिर गया। हालांकि आई थिंक इसको तीन मेन रीजंस मैं बता सकता हूँ। नंबर वन, फर्स्ट थिंग इज़ कि गोल्ड का जो रिटर्न्स है ईयर ऑन ईयर, जब भी हम लोग 2026 का स्टार्ट में देखें तो लगभग अराउंड ईयर ऑन ईयर 80-85% के आसपास रिटर्न्स बढ़ गया था। एंड एज वॉर ब्रोक आउट, देयर वाज अ मैसिव सेल ऑफ इन ऑल एसेट क्लासेस, दैट्स कॉल्ड रिस्क ऑफ सिनेरियो, जहाँ पे सारे के सारे एसेट क्लासेस, स्पेशली इक्विटीज, बॉन्ड्स, सारे के सारे एसेट क्लासेस गिरना शुरू हुआ। तो इमीडिएटली मार्जिन कॉल्स आता है। इन जनरल ट्रेडर्स टेंड टू बुक देयर प्रॉफिट्स एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट द लॉस पोजीशंस। सो आप जो जहाँ पे आपका रिटर्न्स है वो पोजीशन से एक बार बेच के प्रॉफिट बुक करके देन यू विल ट्राई टू फाइनेंस योर मार्जिन कॉल्स फॉर द लॉस पोजीशंस सो दैट यू कैन होल्ड द पोजीशंस। दिस इज द फर्स्ट ट्रिगर टू सेल ऑफ डेफिनेटली। सेकंड इज डॉलर बेस्ड एसेट्स, एनीथिंग, बिकॉज जब ये रिस्क ऑफ सिनेरियो आता है कि इनिशियल वॉर शॉक आता है, सो इन दैट टाइम पीपल जस्ट टेंड टू सेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड जस्ट सिट ऑन कैश। सो कैश इज इक्वल टू डॉलर। सो जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड जो फंड मैनेजर्स है एंड फंड्स है, whenever they sell any asset for that matter, they come back, and when there is uncertainty, especially जो वो higher uncertainty रहता है, then they tend to sit on cash because they don't want to commit the money to any asset class and just sit on cash. So in that perspective, everything has been fallen because dollar has started appreciating. There is liquidity crunch across the businesses, investments, etc. Everybody want to just hold on to cash. So that liquidity crunch has got into dollar strength, and because dollar strong हो गया, उस डॉलर में जो भी कमोडिटीज प्राइस्ड है, स्पेशली जो गोल्ड है, गोल्ड इज नथिंग बट अ करेंसी विच इज़ प्राइस्ड इन डॉलर्स। सो जब ये डॉलर अप्रिशिएट हो गया तो गोल्ड अप्रिशिएट हो गया। सो बेसिकली इट्स इन गोल्ड डॉलर टर्म्स में आपको गिर गया। सो अगर ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे तो हाई से अराउंड रफली अराउंड 20% गिरा है। इंडियन मार्केट्स में कम गिरा है, अराउंड 15% गिरा है, बिकॉज दैट 4-5% जो है रुपी डिप्रिसिएशन ने एक्चुअली गोल्ड को इन रुपी टर्म्स में कम गिरने दिया। सो दिस इज बेसिकली करेंसी कैलकुलेशन. So this is the second reason. Third, what I call is the ATM effect. So gold used as an ATM. For example, जो the purpose of reserves, gold reserves, either टर्की ने गोल्ड रिजर्व बिल्ड किया है, रशिया ने गोल्ड रिजर्व्स बिल्ड किया है, चाइना ने गोल्ड रिजर्व्स बिल्ड किया है, इंडिया भी गोल्ड रिजर्व, सो सारे कंट्रीज गोल्ड रिजर्व्स बिल्ड कर रहे थे लगभग लास्ट 3-4 ईयर्स से. सो द वेरी पर्पस ऑफ दैट इज, ऐसा समय में जब भी ऐसा जब टाइम आता है कि जहाँ पे आपको सडन शॉर्ट टर्म ब्लो आता है, सो देन यू वांट टू यूज दैट रिजर्व एक्चुअली, बिकॉज उस पर्पस ऑफ द रिजर्व इज टू यूज दैट रिजर्व. सो सेंट्रल बैंक्स लाइक रशिया एंड टर्की स्टार्टेड सेलिंग देयर गोल्ड बिकॉज उनका जो फिजिकल डेफिसिट्स आया, रशिया हैज टू फाइनेंस द वॉर, फिर भी उन लोग ऑयल बेच रहे थे टू इंडिया एंड चाइना. बट लास्ट में अगर देखेंगे तो आपको दिसंबर तक आते दिसंबर जनवरी तक आते यूएस हैज पुट ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन इंडिया नॉट टू बाय रशियन ऑयल. सो कहीं ना कहीं रशिया का ऑयल जो बिकना है वो बंद हुआ था. देन दे हैड टू सेल गोल्ड in order to fill their fiscal deficit and to finance the war deficit. Similarly, Turkey also अभी जो current situation में जो extraordinary inflation चल रहा है, their currency is beaten down. So to protect their domestic currency, they had to leverage on gold which has been built. And आप अगर देखें तो Turkey was one of the largest buyer. At the same time, they are exiting और positions में से because they are seeing that कि ये जो war है एक short term impact रहेगा and they have to finance this with the short term funding. बिकॉज अगर कोई भी इंसिडेंट या कोई स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहेगा तो प्रॉब्ली आप एसेट बेच के काम नहीं करेंगे, प्रॉब्ली आप रेवेन्यू बढ़ाने का तरीके ढूंढेंगे, विच इज इधर इंक्रीज टैक्सेस एंड इंक्रीज रेवेन्यू गवर्नमेंट और रिड्यूस स्पेंडिंग वगैरह. बट अगर व्हेन यू आर सीइंग दिस इज अ टेम्पररी ग्लिच और टेम्पररी प्रॉब्लम, देन आपको रादर देन ट्रबलिंग योर सिटीजन्स, ट्रबलिंग विद हायर टैक्सेस, यू ट्राई टू सेल द एसेट एंड ट्राई टू फिक्स द बजट. So I think this is what is happening. That's the third phenomenon. And fourth and the largest is also that I think though new money flow here, I think that has stopped because everybody is sitting on cash. So with all this background, short term looks uncertain. And till the war continues, Persian Gulf War continues, the blockade continues, there is a significant pressure on inflation. ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, यूएस का इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा. सो वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइवर फॉर गोल्ड इज चीप मनी
और लोअर कॉस्ट ऑफ मनी. सो वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द गोल्ड रैली ऑल्सो दैट कि देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन रेट कट्स होंगे, इंटरेस्ट रेट्स बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे. उस बेसिस पे गोल्ड का जो एक रैली का जो वन ऑफ द ड्राइवर वाज दैट. बट जो नया फेड चेयरमैन वॉश का अपॉइंटमेंट होने के बाद मार्केट स्टार्टेड डिस्काउंटिंग दैट ही इज़ नॉट ए गाय हु एक्चुअली इज़ फेमस फॉर इट हिज डोविशनेस. ये बहुत बड़ा हॉकिश नेचर वाला है, थोड़ा तेज़ी का बात करते हैं. सो वो शायद जितना तेज़ी से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना तेज़ी से रेट कट्स नहीं करेंगे. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स विच एक्चुअली ट्रिगर्ड फ्रेश मनी गोल्ड में क्यों जाना चाहिए. एंड ड्यू टू दैट एंड द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल नहीं निकल रहा है तो प्रॉब्ली जो ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर है. एंड आपको याद दिलाऊंगा जो अराउंड 20% ऑयल, दैट मीन्स लगभग अराउंड 20 मिलियन बैरल्स के आसपास का ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है. अभी फिलहाल के लिए जो रिपोर्ट्स है 3 से 5% आ रहा है, मतलब अराउंड 3 to 5 मिलियन बैरल्स आ रहा है. तो 17 मिलियन के आसपास का जो 17 मिलियन बैरल्स के आसपास का जो ऑयल है दिन का, वो ग्लोबल सप्लाई चेन से मिसिंग है. ये आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल डेफिसिट है कि मतलब वी हैव नेवर सीन इन द हिस्ट्री. आई थिंक दैट्स 1920 का जो डेफिसिट है उससे भी ये बहुत बड़ा डेफिसिट है. ये चीज़ की वजह से जो है रेट कट्स का उम्मीद कम हो गया. एंड प्रॉबेबली एक नैरेटिव नया बन के आया है कि प्रॉबेबली 1 से 2 रेट हाइक भी हो सकता है. हालांकि चांसेस है, बट शायद एक रेट हाइक हो सकता है या रेट कट्स शायद 2026 में रेट कट होगा ही नहीं है. सो इस बेसिस पे क्या है कि अगर बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ गया है, यूएस का बॉन्ड यील्ड्स 4.4% के आसपास आ गया, 10 साल का हायर पे चला गया. जर्मन बॉन्ड्स जो है 10 साल का हाई पे चल रहा है जो उनका यील्ड्स है. जापानीज बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गया है, सब जगह जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गया है उसके वजह से एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो हायर चला गया. सो गोल्ड इज ए नॉन यील्डिंग कमोडिटी और नॉन यील्डिंग करेंसी आप बोल सकते हैं. इसमें से ना कोई आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना कोई डिविडेंड मिलेगा. तो जब भी आपको जो कॉस्ट ऑफ मनी दैट इज इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाता है तो गोल्ड इज नॉट एन अट्रैक्टिव फिनोमिनन. सो कंसोलिडेट करने के लिए नंबर 1 इज दैट कैश इज किंग. सो सारे पोजीशंस बेचने के टाइम पे सब लोग कैश लेके बैठा है, दैट इज डॉलर. नंबर 2 इज दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और वॉर इम्पैक्ट की वजह से जो वॉर फंडिंग के लिए प्लस जो डेफिसिट्स भरने के लिए जो कंट्रीज ने जो एक्यूमुलेटेड गोल्ड रिजर्व्स था उनको बेचने लगा, दैट इज द सेकंड इम्पैक्ट. थर्ड इज दैट इन्फ्लेशन के वजह से जो रेट्स में बढ़त आया है एंड प्रॉब्ली जो रेट कट्स नहीं होगा, ये थर्ड फिनोमिनन है. ये तीनों एक साथ आने के वजह से गोल्ड में आपको करेक्शन देखा है. बट जो रैली है जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है गोल्ड का, वो है डी डॉलराइजेशन. लॉन्ग टर्म में सेंट्रल बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो डॉलर रिजर्व्स है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो वो जो डी डॉलराइजेशन का थीम है वो अभी भी बरकरार है. सेकेंड इज दैट पेट्रो युआन या जो लोकल करेंसीज में या ब्रिक्स का एक ये करेंसी यूनिट में आप ग्लोबल ट्रेड को प्राइस इन कर सकता है, डॉलर सिस्टम से बाहर आ सकता है. ये फिनोमिनन मेरे हिसाब से वॉर एंड होने के बाद या वॉर के वजह से ये फिनोमिनन और ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा इसका. एंड ये जो कंट्रीज है ब्रिक्स नेशंस है, इन लोग उनके जो एक्सपेरिमेंट्स है जो उनको तेज़ी से प्रैक्टिकली ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बदलने का कोशिश करेंगे. तो कहीं ना कहीं इधर ब्रिक्स करेंसी या ब्रिक्स ट्रेडिंग यूनिट एक जल्दी से जल्दी आ सकता है. दैट थीम लॉन्ग टर्म में डी डॉलराइजेशन एंड वापस जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट थीम्स इज दैट कि जो ट्रेडिशनल लार्ज इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसर्स, फंड्स जो है ऑन थियरी उन लोग बोलते हैं कि भाई गोल्ड आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली बहुत ही कम पोर्टफोलियोज में गोल्ड एज ए रिस्क, एज ए हेज बिल्ड किया जाता है. बट आई थिंक रिसेंट फिनोमिनन्स हैव एक्चुअली हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड. सो मेरे हिसाब से नाउ अभी से यहाँ से मोस्ट ऑफ द फंड्स, देयर आर लॉट ऑफ मल्टी एसेट फंड्स विच आर गेटिंग लॉन्च्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया में भी आप देखें तो रिसेंट ट्रेंड वाज मल्टी एसेट फंड्स, जहाँ पे गोल्ड बिकम्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग पोर्टफोलियोज. तो फैमिली ऑफिसर्स, लार्ज फंड्स, सो इसमें से जो गोल्ड का कंपोनेंट है वो बिल्ड होना लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेगा. मेरे हिसाब से आई थिंक 5%, 10%, 15% जो भी है ये पोर्टफोलियोज में लॉन्ग टर्म गोल्ड लॉक इन हो जाएगा. आई थिंक ये तीनों थीम जो है डी डॉलराइजेशन एंड गोल्ड रिप्लेसिंग, मतलब जो सेंट्रल बैंक का जो गोल्ड रिजर्व्स जो बढ़ने का है, एंड थर्ड इज दैट फैमिली ऑफिसर्स एंड फंड्स में से जो गोल्ड का कंपोनेंट बढ़ने का है, ये तीनों थीम जो है ये अभी थोड़ा बैकफुट पे है. बट जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी, दिस विल कम बैक इनटू द फोरफ्रंट. तो आपको 5 से 6 महीना अगर देखेंगे थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है मेरे हिसाब से. सेकेंड हाफ ऑफ 2026, सो अराउंड समवेयर अराउंड मई जून से आपको पूरा का पूरा नया रैली शुरू होगा. अगर
शॉर्ट टर्म में कुछ सीज फायर अनाउंस होता है ईरान, इजराइल एंड यूएस की तरफ से, एंड अगर ये वॉर कुछ एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ता है तो रिस्क ऑफ सिनेरियो से रिस्क ऑन सिनेरियो में बदलते हुए नजर आ सकता है कि वहाँ पे आपको ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, इवन बॉन्ड्स एज वेल एज गोल्ड, सब में एक रैली देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर ये थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाता है 1-2 महीने के लिए, देन आपको जो है गोल्ड में फर्दर पेन देखने के लिए मिल सकता है, या एक रेंज बाउंड मार्केट देख सकते हैं। तो 3 से 6 महीने का अगर व्यू है, थोड़ा वॉलेटाइल रेंज बाउंड आप मूव पकड़ के चल सकते हैं। बट अगर आपको 12 से 18 महीने का अगर व्यू लेके चल रहे हैं तो प्रॉब्ली यू हैव वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू री एंटर गोल्ड। जिन्होंने मिस किया है उनको वापस री एंटर करने के लिए मौका मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको जो भी गोल्ड इंस्ट्रूमेंट पसंद है, इधर ETF से, फिजिकल कॉइन से, डेरिवेटिव से, एनी ऑफ द वॉट एवर इट सूट्स योर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड रिस्क, तो वो इंस्ट्रूमेंट आप लेके चल सकते हैं। एंड हमारे हिसाब से आई थिंक लॉन्ग टर्म $6,000 का जो टारगेट है इंटैक्ट है। वो शायद थोड़ा समय लग सकता है बट डेफिनेटली प्राइसेस आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट स्पेशली ऑन कमोडिटीज़ के लिए हमारे कमोडिटी चैनल को विजिट कीजिए। फॉर द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज फॉलो दैट एंड फॉलो दैट चैनल फॉर कमोडिटी अपडेट्स। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.